दोस्तों, तो स्वागत है आपका ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे और मेरा नाम वर्षा है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सम्राट अशोक की कि सम्राट अशोक थे कौन। हमने देखा कि इनके दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और इनके पिताजी का नाम बिंदुसार था और ये खुद अशोक कहलाते थे। ये मौर्य डायनेस्टी के थे, मौर्य वंशज के युवराज थे, राजा थे और इसी वजह से ये मौर्य सम्राट के कहलाते थे। अशोका मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। अशोका के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। तो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो है वो मॉडर्न टाइम में नहीं यूज होती है, वो एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट इंडिया में यूज होती थी और ये आम लोगों की बोली हुआ करती थी जो कि सभी लोग समझ और जानते थे। लेकिन जो ये हमारा एंशिएंट इंडिया था, यहाँ पे जो एलीट लोग थे, जो कि शासक हुआ करते थे, ब्राह्मण, अध्यापक, ये संस्कृत बोलते थे, लेकिन संस्कृत कुछ चंद लोग ही बोल पाते थे। तो इसीलिए ज्यादातर जो इनकी लिपियां हैं वो प्राकृत भाषा में है जो कि पूरे जन समाज को समझ में आए। और दूसरी बात, इनकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट जिसे हिंदी में हम इंग्लिश में कहते हैं, और स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? उस लैंग्वेज में लिखना। जैसे कि आप इंग्लिश यूज करते हो, है ना, आप इंग्लिश यूज करते हो, इंग्लिश करते हो आप यूज व्हाट्सएप के अंदर या फिर अपने मैसेजिंग एप्स के ऊपर, और उसमें आप क्या करते हो? हिंदी में बातें बोलते हो और लिखते इंग्लिश में हो, तो वहां पे आप इंग्लिश स्क्रिप्ट लिख रहे हो। तो सेम उसी तरीके से ब्राह्मी भी एक स्क्रिप्ट होती है, एक लिपि होती है जिसके अंदर प्राकृत भाषा को लिखा गया था ताकि लोग समझ सके और जान सके हमारे अशोका उनसे क्या कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अशोका का कलिंग युद्ध। तो कलिंग कहाँ है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे अशोक ना कुछ यहाँ से मौर्य की बात कर रही हूँ मैं। तो मौर्य जो थे हमारे, चंद्रगुप्त और बाकी के मौर्य, उन्होंने ये एरिया छोड़ के भारत का सारे एरिया पे उन्होंने अपना विजय स्थापित कर रखा था। ये जो गोदावरी और महानदी डेल्टा है, गोदावरी और महानदी के बीच का जो जमीन था वो कलिंग के नाम से जाना जाता है। ये यूं भी आप कह सकते हो कि उड़ीसा का जो तटवर्तीय क्षेत्र है वो कलिंग के अंदर आता था। तो यहाँ पे हमारे मौर्यों का शासन नहीं चल रहा था, कलिंग का अपना एक राजा हुआ करता था और वो इसके ऊपर राज्य करता था। लेकिन जब अशोका सत्ता में आए, जब उन्होंने कुर्सी संभाली, तो उनका ये मानना था कि वो सभी पूरे भारत को एकत्रित करे, सभी को एक ही राज्य के अंदर लेके आए और पूरा का पूरा भारतवर्ष एक ही राजा द्वारा चलाया जाए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस कलिंगा के ऊपर लड़ाई के लिए धापा बोला। लेकिन जब लड़ाई हो गई और जान माल की क्षति के लिए हमारे अशोक ने कहा कि चलो अब तो सब हमने जीत ही लिया है, देख लेते हैं कितने लोगों को आहत पहुंची है, कितनों को ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जब वो युद्ध के अंदर बिना घोड़े के उतरे और उन्होंने जब देखा कि लाखों से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी जा चुकी है, पास में एक नदी बह रही थी जो कि अब खून की नदी बन चुकी है, इतनी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी कि वो सन्न रह गए। उन्होंने वहीं पे अपने तलवार का त्याग कर दिया। तो ये था हमारा कलिंगा का युद्ध कि किस प्रकार से इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देख के, इतनी तबाही देख के हमारे एक ग्रेट शासक ने, एक ग्रेट सम्राट, महान सम्राट ने युद्ध का त्याग कर दिया। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो उड़ीसा तटवर्ती यानी कि जो सी के पास, यानी कि समुद्र के पास वाला एरिया है उड़ीसा का, उसको हम कलिंग के नाम से जानते हैं। राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। 8 साल जब हो गए उनको राजा बने हुए, तो उसके बाद उन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी। युद्ध के दौरान हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक को युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब इतनी ज्यादा हिंसा और खून खराबा देखा अशोक ने। देखो राजा थे, क्षत्रिय थे, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कभी खून खराबा नहीं देखा होगा, कभी उन्होंने हिंसा नहीं देखी होगी, वो खुद करते भी थे और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। पर हुआ क्या, जब उन्होंने इन सैनिकों के बारे में सोचा, जब
ये सोचने लगे कि उनकी फैमिली का क्या होगा, तो इनको ज्यादा आहत पहुंचा, दुख पहुंचा। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अशोक बुद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि इनके दादा और पिताश्री दोनों ने ही इन धर्मों को सपोर्ट किया था और ये खुद भी बुद्ध धर्म के सपोर्टर थे और इनका भी कहीं ना कहीं लगाव था, जुड़ाव था बुद्ध धर्म के जितनी भी नीतियां हैं उनकी तरफ। तो जब उन्होंने वो सारी बातें देखी, हिंसा देखा और अपना जो धर्म है उसको देखा, तो वो आहत पहुंच गया और उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि मैं अब कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर इन्होंने कैसे जंग जीते? इन्होंने कभी जंग नहीं किया, जंग जीतना छोड़ो, इन्होंने कभी जंग नहीं किया। जितने भी राज्य बचे हुए थे जिन्हें ये अपने अंडर करना चाहते थे, अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे, वो कूटनीति के द्वारा अपने अंडर लेके आते थे। बात सलाह मशवरा के साथ ये इन राज्यों के राजाओं को अपनी तरफ करते थे और पूरे भारत को एक इन्होंने इस प्रकार से किया था बिना कोई युद्ध लड़े। तो ये था कि कैसे अशोका की कलिंग की लड़ाई में इन्होंने इतना ज्यादा खून खराबा देखा कि इन्होंने अपना युद्ध का जो शस्त्र था वही त्याग दिया, युद्ध को त्याग दिया। तो ये था हमारे अशोका के बारे में। अब नेक्स्ट बात करेंगे इनके धम्म के बारे में, कि इनके धम्म में क्या थी, किस प्रकार से ये धम्म बना और इस धम्म के अंदर क्या क्या नीतियां थी। So I will see you in that video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.